Hello aspirants, welcome to Simran IS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps Current Affairs. जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सेंटर स्टेट्स क्यू वाइडेंड. इसमें हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करेंगे. 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन किया वो सब बात करेंगे. जो सबसे पहले जो नीति आयोग है उसकी मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. चीफ मिनिस्टर्स ने एक कंसर्न जो था वो एक्सप्रेस किया कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, स्टेट के रिसोर्सेज हैं, वो कम हो रहे हैं. सबसे पहले हम फिस्कल फेडरलिज्म देखते हैं क्या होता है. इसमें ये एक थ्योरी है जिसके हिसाब से कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेके वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होनी चाहिए. ठीक है, तो जो 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, हमें पता है 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिलती है, एक स्टेट और एक लोकल बॉडीज़ जिसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं. तो टैक्स कलेक्शन और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उनको लेके डिवीजन हो जाती है जिसे हम फिस्कल डिवीजन कहते हैं. तो जो स्टेट के जो सीएम्स थे उन्होंने डिमांड की, 2 डिमांड्स रखी. एक तो ये था कि जो डिविजिबल पूल है टैक्सेस का उनमें शेयर हाई हो. जो डिविजिबल पूल होता है वो पोर्शन होता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जो सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा जाता है. इसमें सारे टैक्सेस आते हैं लेकिन इसमें जो सरचार्जेस और सेस लगाए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए वो नहीं आती. तो जितने भी टैक्सेस होते हैं जो लिवाई किए जाते हैं, सेंटर के पास डिपॉजिट होते हैं, वो सब इसमें डिवाइड कर ली जाते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो एक तो ये डिमांड करी कि जो स्टेट्स का शेयर है वो इंक्रीज़ किया जाए. सेकंड था कि कंपनसेशन जो है जीएसटी के लिए वो एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो जीएसटी था वो एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स था. तो इससे जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी जो प्रोडक्शन करती थी तो उनको काफ़ी लॉस हुआ. तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंपनसेशन फंड बनाया. कुछ सेस जो थे लिवाई किए जाते थे सर्टेन गुड्स ऑफ सर्विसेज पे, तो जो पैसे इकट्ठा होता था वो कंपनसेशन फंड में भेजा जाता था. यहाँ से जो है फंड्स स्टेट के लिए रिलीज़ किए जाते थे. तो स्टेट्स ने डिमांड की क्योंकि जो रेवेन्यू है वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन, तो ये जो कंपनसेशन है वो आगे भी कुछ टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड की जाए. अब देखते हैं कि जो स्टेट की ये फाइनेंशियल हालत है, माली हालत है, वो इतनी बुरी क्यों हुई. एक जो रीज़न है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना. उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना के अंतर्गत क्या था कि जो 70% ऑफ डेट था डिस्कम्स का वो टूक ओवर कर लिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. दूसरा, कुछ गवर्नमेंट्स ने जो है फार्म लोन जो थे वो माफ़ कर दिए. फिर 2019 और 20 में इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आया और जो सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ वो था कि जो एक्सपेंसेस थे स्टेट गवर्नमेंट्स के वो पेंडेमिक के टाइम पे इंक्रीज़ हो गई. तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो था वो जाहिर सी बात है वो होना ही था. अब देखते हैं इन सब के बीच जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है पावर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावर दी गई है रेवेन्यू के लिए कि वो टैक्सेस लगा के रेवेन्यू रेज कर सकते हैं. और जो स्टेट्स हैं उनका जो काम है वो डेवलपमेंट और वेलफेयर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना. राइट, ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है. सेंटर के पास काफ़ी सारी टैक्सेशन पावर्स होती हैं लेकिन स्टेट के पास जैसे कॉरपोरेट टैक्स हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, ये पावर्स नहीं होती. लेकिन उनको खर्चा करना पड़ता है, उनको बहुत सारे डेवलपमेंट रिलेटेड हो गए, उनके एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहे हैं स्पेशली आफ्टर द पेंडेमिक. जैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ पे बहुत खर्चा करना पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को. तो इससे एक एसिमेट्री जो है वो क्रिएट हो जाती है सेंटर और स्टेट के बीच में, उनके फाइनेंसिस के बीच में. तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया किसको, फाइनेंस कमीशन को, अंडर आर्टिकल 280. तो आर्टिकल 280 के अंडर प्रोवाइड किया गया. ये यूपीएससी के स्टूडेंट को क्वेश्चन आ जाता है कि एवरी 5 ईयर्स जो है हर 5 साल बाद एक फाइनेंस कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा जो ये रेकमेंड करेगा कि जो रिसोर्सेज है सेंटर से स्टेट में किस प्रपोर्शन में जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएं. ये काम है फाइनेंस कमीशन का. ये इस फाइनेंस कमीशन का ये टास्क है. 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट में 2019 फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट ने 62.7% टोटल रिसोर्सेज रेज किए. मान लीजिए कि स्टेट और यूनियन ने मिला के अगर 100% रिसोर्सेज रेज किए तो उनमें से अराउंड 63% स्टेट के थे.
तो 100 में से 63 रुपये 63 रुपीज़ की कमाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से कितना आया, अराउंड 37 रुपीज़। वहीं अगर हम एक्सपेंडिचर खर्चे की बात करें तो स्टेट्स को 62.4% यानी 62 रुपीज़ खर्चने पड़े, जबकि उनकी जो कमाई थी वो सिर्फ 38 रुपीज़ थी। तो इस हिसाब से देखें एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इस सबको देखते हुए 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया कि स्टेट का जो शेयर था डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस में 32% से इंक्रीज करके 42% कर दिया फॉर द टाइम बिंग 2015 से लेके 2020 तक। वहीं 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको 41% कर दिया, जिसके पीछे जो रीज़न था वो था कि 1% जो था वो यूटी ऑफ जेके एंड लद्दाख को देना था, राइट। ये थी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस। लेकिन जो अगला इशू मेन आता वो ये है कि फाइनेंस कमीशन रेकमेंड कर देता है, मैंडेटरी कर दिया फाइनेंस कमीशन ने अभी रिसेंटली कि 41% होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल शेयर है क्या 41% स्टेट्स को जाता है? नो, इसका आंसर है नो। स्टेट को सिर्फ 36.6% जो सबसे ज़्यादा था वो फाइनेंशियल ईयर 19 में मिला। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो स्टेट्स को जो शेयर मिल रहा है वो सिर्फ 29% है। तो अगर 41 में से हम 29% माइनस कर दें तो हम देखेंगे कि पीछे मोर देन 11% का फ़र्क है। तो यही गैप है बिटवीन शेयर रेकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन एंड एक्चुअल डेवल्यूशन, जो एक्चुअल स्टेट्स तक पहुंचता है उसमें 11% से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, जो कि 2 दहाकों में 2 डेकेड्स में सबसे ज़्यादा है। पेंडेमिक के टाइम पे स्टेट्स का जो शेयर था यूनियन गवर्नमेंट के टैक्सेस में और भी कम हो गया, बट जो यूनियन गवर्नमेंट के जो शेयर थे वो इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है सेस और सरचार्ज लिवाई करने की। जो सेस और सरचार्जेस होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिवाई किए जाते हैं, इसलिए उनको एक रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि जिस पर्पस के लिए उनको लगाया गया है, उनको इम्पोज किया गया है, उसी पर्पस पे ही खर्च हों वो। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020 में जितने भी सेस लगाए गए थे उनका 40% जो था वो रिजर्व फंड में नहीं गया। इसका मतलब जो रिजर्व फंड में नहीं गया तो वो जिस पर्पस के लिए लगाया गया सेस था वो उस पर्पस पे खर्च ही नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2010 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.28 लाख करोड़ जो थे वो क्रूड ऑयल पे यानी कच्चे तेल पे सेस लगाया, और ये सेस कहाँ पे गया, किस पर्पस के लिए यूज़ हुआ, और ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं हुआ। फिर 15th फाइनेंस कमीशन की जो है रिकमेंडेशंस आई हैं कुछ, वो देखते हैं फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए। एक तो उन्होंने बोला कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनकी रेशनलाइजेशन हो जानी चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती हैं, बट उनको स्पॉन्सर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट विद डिफाइंड शेयर होल्डिंग। और काफ़ी सारी जो है हमारे पास 2 टाइप्स की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स है, एक कोर स्कीम्स है। दूसरा फाइनेंस कमीशन ने एक रेकमेंड की है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसको परमानेंट स्टेटस दिया जाए। रीज़न ये है कि हर 5 साल बाद जो फाइनेंस कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसकी डिफरेंट अप्रोचेज़ हो जाती हैं। तो अगर एक परमानेंट फाइनेंस कमीशन होगा तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, सेम अप्रोच होगी, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन सिमिलैरिटी होगी अप्रोच में, और इससे क्या है जो सर्टेनिटी होगी फ्लो ऑफ फंड्स की टू स्टेट्स, राइट। तीसरा है इफेक्टिव डेवल्यूशन ऑफ फंड्स टू लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ बनाई ही इसलिए गई थी ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए, ताकि जो लोकल, क्योंकि फिस्कल फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि रीजनल और लोकल डिफरेंसेस जो हैं इनको हम अकाउंट में लेके चलते हैं, इससे जो इनइक्वालिटी है उसमें रिडक्शन होती है। तो अगर हम लोकल बॉडीज़ को डेवल्यूशन करेंगे फंड्स की तो वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग उस पैसे को खर्चेंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फिस्कल फेडरलिज्म एंड फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।